चलो भाई अब क्वेश्चन बताइए आप लोग। कहां तक बताए थे हम? हसीन मसूद शाह के बारे में बता ही दिए थे। भाई हल्ला नहीं करो, आज मटेरियल भी खत्म होने वाला है आप लोग का। तो खत्म होने वाला मटेरियल, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए, हम लोग आपको मंडे तक दे देंगे नया मटेरियल, मंडे तक दे देंगे। तब तक ये चलेगा ही। सुंग वंश बढ़ा दिए थे। हाँ, मगध पर शासन करने वाला गैर क्षेत्रीय राजवंश पुष्यमित्र सुंग कौन सी जाति का था? इसने किस जाति का नाश करने की सोच लिया? दो बौद्ध स्तूप जिसका इसने रिकंस्ट्रक्शन मॉडिफिकेशन। कौन स्तूप और कौन? बीच में कोई नहीं बोलिएगा। कल नहीं आया था क्या? नहीं आया था, कल आए थे कि नहीं? कल बताए थे, ध्यान नहीं दिया तुम। अरे बैठ जा तो ध्यान किधर दिया था तब? दो दो स्तूप, चले ध्यान से समझिए। साची और अरहुत, भरहुत, अरहुत नहीं भरहुत, भरहुत अभिलेख, भरहुत अभिलेख। इसमें रॉ ऊपर रहेगा। देखो भाई, जिसको जहां रॉ लगाना है वहां लगा लो लोग, हमको कोई ऐतराज नहीं है। जिधर जितना रॉ लगाना है लगा लो, पूरी स्वतंत्रता है। स्वतंत्र देश में आप रहते हैं, जितना लगाना है रॉ लगाइए। भरहुत अभिलेख मध्य प्रदेश के सतना में है, मध्य प्रदेश में। और ये सांची स्तूप भी मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? बट शांति स्तूप में तो ऊंचाई पर हो जाएगा, शांति स्तूप यहाँ पहाड़ पर ही है वो। आगे बताएंगे। इसके समय सांची स्तूप बड़ा है, शांति स्तूप जो राजगीर में है ना ऊंचा है। राजगीर में शांति स्तूप जो है। आगे देखिए, इसके पुष्यमित्र सुंग के समय 4 पुस्तकें लिखी गई। कौन सी? 4। सुनिए ध्यान से, पहले सुनिए ध्यान से। बौद्ध ग्रंथ कौन सा लिखा गया? व्याकरण ग्रंथ कौन सा लिखा? हाँ, अष्टाध्यायी को लिखा गया था। पतंजलि ने क्या लिखा? राजनीति शास्त्र में क्या लिखा? मनुस्मृति, मनुस्मृति। पुष्यमित्र सुंग के समय जो सबसे प्रधान पुरोहित कौन थे? पतंजलि। पुष्यमित्र सुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करा? पुष्यमित्र संघ का बेटा कौन? अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र किसकी पुस्तक? कालिदास की। मालविका अग्निमित्र कालिदास की। पुष्यमित्र सुंग के समय कितने यवन आक्रमण हुए? कितने? 2। दोनों में कौन सफल हुआ? पुष्यमित्र सुंग। किसके द्वारा? अग्निमित्र। किसके द्वारा? अग्निमित्र किससे फसल था? हाँ हाँ भाई। पुष्यमित्र सुंग किससे हार गया? खारवेल। कलिंग राजा खारवेल। पुष्यमित्र सुंग की तो से बता ही दिया था। पुष्यमित्र सुंग के समय वह कौन सा यवन आक्रमणकारी था जो बौद्ध धर्म अपना लिया? मियांडर। कौन था? मियांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया? मियांडर के बौद्ध धर्म की शिक्षा नाथ से। ये किस पुस्तक में जानकारी है? मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चश्मा बहुत ध्यान से लिख रहे हो, खड़ा हो जाओ। हैंडीकैप में है, बैठिए। तो आप लोग आगे वाले सीट पर नहीं बैठने दिए लोग उसको। आई हैंडीकैप लोग का सीट अगर आप लोग मारते हैं ना भैया, हम देख लो, हैंडीकैप बना देंगे हम। आगे इसमें सब हैंडीकैप है, सब की नहीं? सब लोग है ना हैंडीकैप वाला, सबको बैठा ले जाकर। आप इसमें कोई ऐसा फर्जी नहीं है? चलो ठीक है। नहीं, कुछ को सीट नहीं मिलता है तो झूठों ने कहता है कि हम हैंडीकैप है। गलत बात है, ये सब चीज नहीं कीजिएगा। चलिए बैठ, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ज्यादा लिखने पे ध्यान नहीं दीजिए। बगल में उसका छुटुआ नहीं है, आज भाग गया हूँ। भाग गया हूँ। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग। पुष्यमित्र सुंग के बाद में एक अब उसके बाद कौन सा वंश आएगा भाई? कर्ण वंश। कर्ण वंश के बाद सातवाहन। इस सब की हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी तो सुंग वंश खत्म ही नहीं हुआ था। मगध पर शासन करने वाला गैर क्षेत्रीय राजवंश को था सुंग। इसकी मेन दिलचस्पी कहाँ थी? मध्य प्रदेश के पास। सुंग वंश का ही एक शासक था जिसका नाम था भागव्रत। क्या नाम था? भागव्रत। सुंग वंश का शासक भागव्रत के समय एक यवन से दूत आया था। यवन से दूत आया, उस दूत का नाम था हेलियोडोटस। यवन दूत का नाम है हेलियोडोटस। हेलियोडोटस ने बौद्ध धर्म न अपना के कौन सा धर्म अपना? भागवत धर्म। भागवत धर्म में किस
भगवान की पूजा विष्णु भगवान में। किस भगवान की पूजा? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का सवारी कौन है? गरुड़। विष्णु भगवान का सवारी गरुड़, गरुड़ उन्हीं का ना सवारी है जी, विष्णु भगवान का। तो विष्णु भगवान का सवारी गरुड़ है। तो वो हेलियोडोटस जो आया था ना, वो जब भागवत धर्म को अपनाया तो विष्णु भगवान के बारे में बहुत पढ़ा। अब विष्णु भगवान बहुत सीधा वाला आदमी थे, बहुत मतलब शालीन टाइप, समझता। हर भगवान, शंकर जी भी तो सीधे थे लेकिन घुसियाते थे तो फिर किसी को नहीं समझते थे। तो विष्णु भगवान बड़ा सीधा सा टाइप के। तो वो विष्णु भगवान से बहुत प्रेरित हुआ और एक अभिलेख बनवाया। क्या बनवाया? अभिलेख, पिलर टाइप का अभिलेख बनवाया। उसके ऊपर गरुड़ का फोटो लगा दिया। क्या है? गरुड़। और वो अभिलेख का नाम होगा गरुड़ ध्वज अभिलेख। कौन सा अभिलेख? गरुड़ ध्वज। गरुड़ ध्वज अभिलेख मध्य प्रदेश के विदिशा में। कहां पे है? मध्य प्रदेश के विदिशा, मध्य प्रदेश में है। वहां पे सांची के पास है, जहां सांची है ना, बस उसी के पास। नक्शा में जब मध्य प्रदेश पढ़ाएंगे तो आपको विदिशा दिखा देते हैं। वहां ये बात बताएंगे आपको कि यहाँ गरुड़ ध्वज का, हेलियोडोटस का गरुड़ ध्वज अभिलेख है। तो किस अभिलेख से हमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है? गरुड़ ध्वज अभिलेख। गरुड़ ध्वज अभिलेख किसका है? हेलियोडोटस। भागवत धर्म में किस भगवान की पूजा? विष्णु भगवान की पूजा ज्यादा होती है। किस भगवान की होती है? विष्णु भगवान। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वंश बहुत ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन किसी भी वंश में सब राजा तो अच्छे होते नहीं। सब राजा अच्छे होते हैं? नहीं होते। अब इसी में थे इसका सेनापति वासुदेव। उन्होंने भी क्या कर दिया? टपका दिया। वासुदेव ने भी क्या कर दिया? टपका दिया। और कौन सा वंश की स्थापना कर रहे हैं? कौरव वंश। कौन सा वंश? कौरव वंश। ये वंश की यही खराबी रही थी। हसीन मसूक सा से देखेंगे सब में एक ही पैटर्न चल रहा है। हसीन मसूक सा, बस एक ही ऐसा था जिसको मारा किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। वो उसका सेनापति वगैरह कुछ भी नहीं था। सेनापति वगैरह कुछ भी नहीं था। चाहे वो हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, शुंग वंश। अब हम लोग शुंग वंश को देख लिया। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? कौरव वंश। ये कोई बहुत बड़ा वंश नहीं था, वासुदेव संस्थापक थे। कौरव वंश, इसके बारे में बहुत नए बराबर क्वेश्चन पूछता है। संस्थापक कौन थे? वासुदेव। वासुदेव यहाँ पे बहुत बड़ा वंश नहीं, 4-5 मुख्य राजा हुए, सब वो हो गया। शुंग वंश में कुछ मिसप्रिंट वगैरह नहीं है तो फिर हम सातवाहन पे चलेंगे। एक बार मिला लेते हैं लोग शुंग वंश को। शुंग वंश के संस्थापक वगैरह बता दिए ना। गरुड़ ध्वज अभिलेख किसका है? हेलियोडोटस। इस वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या किसने कर दी थी? वासुदेव। देवभूति की हत्या किसने किया? वासुदेव। और वासुदेव ने कौन सी वंश की स्थापना कर दी? कौरव वंश। किस वंश का? कौरव वंश। किस वंश का? कौरव। अब एक चीज ध्यान से समझते हैं हम लोग। एक काम करते हैं, पहले सारे वंश का बताइए। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। शिशुनाग के संस्थापक नंद वंश के महापद। मौर्य वंश के शुंग वंश के कौरव वंश के वासुदेव। कौरव वंश के वासु। ये नहीं भूलता है, ये नहीं भूलता है। भूलेगा अंतिम वाला, भूलेगा अंतिम वाला, और अंतिम वाला अक्सर पूछ देता है। बताइए, हरियंक वंश का अंतिम शासक नागदशक। हरियंक वंश का अंतिम शासक नागदशक। शिशुनाग वंश का नंदी वर्मन। महात्मा बुद्ध जैन धर्म वाला नहीं, दूसरा नंदी वर्मन। तो हरियंक वंश का अंतिम शासक, हरियंक वंश का अंतिम शासक, बोलते रहिए लोग, 4 बार याद रहेगा नहीं तो गड़बड़ा जाए। हरियंक वंश का हरियंक वंश का शिशुनाग वंश का नंदी वर्मन। नंद वंश का धनानंद। नंद वंश का धनानंद। मौर्य वंश का बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद, और वो बृहद्रथ जरासंघ वाला नहीं है, बृहद्रथ। शुंग वंश का देवभूति। शुंग वंश का देवभूति। शुंग वंश का कौरव वंश का सुशर्मा। सिमुक ने हत्या कर दिया था सुशर्मा की। सिमुक ने किसकी हत्या कर दिया था? सुशर्मा। तो इसमें देखिए मुख्य सुशर्मा, सुशर्मा। तो इसमें बहुत ज्यादा वंश नहीं हुए, 4 प्रमुख राजा हुए, सब कोई खास काम किए लोग नहीं। तो इतिहास में इतना खाली जगह है जो सबको जगह देगा वहां पर नहीं, इतिहास केवल महान लोगों को जगह देता है। तो कौरव वंश का जो एक समय था, बहुत छोटा सा समय और बहुत बड़े राजा नहीं रहे लोग, इसलिए इतिहास में इन्हें बहुत ज्यादा स्थान नहीं मिला। अब हम लोग को कौन सा देखना है? सातवाहन। सातवाहन सिमु किसके संस्थापक? सिमु किसके? यज्ञदत्त शर्मा जो थे इसमें अंतिम महान शासक में बचे हुए थे। तो अंतिम उनको देख लेंगे हम लोग। एक बार दोबारा देखते हैं लोग। हरियंक वंश के संस्थापक, हरियंक वंश का अंतिम शासक। यार सुनिए ध्यान से, हम वंश बोलेंगे, आप पहले उसके संस्थापक, उसके बाद क्या जी? अंतिम शासक। चलिए देखिए ध्यान से।
हर्यक वंश के संस्थापक, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। अंतिम शासक हर्यक वंश का मतलब उसके बाद शिशुनाग वंश के संस्थापक, हाँ, अंतिम शासक नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद, अंतिम शासक नंद धनानंद। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक बृहद्रथ। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, अंतिम शासक देवभूति, अंतिम शासक देवभूति, अंतिम शासक देवभूति। कण्व वंश के संस्थापक अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मा। सातवाहन के संस्थापक सिमुक, सातवाहन के संस्थापक सिमुक, सातवाहन के संस्थापक सिमुक। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सातवाहन के संस्थापक सिमुक थे। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं? सातवाहन के बारे में कर्ण में ज्यादा पढ़ना है, कोई मतलब नहीं बनता है पढ़ने के लिए। अगर इतिहास पढ़ने बैठिएगा तो भी सोचा तो पढ़ते ही रह जाइएगा, इतना इस सब का कोई महत्व नहीं है, तो इसको कौन ध्यान देता है। सातवाहन वंश जो थी वो बहुत ही उपजाऊ भूमि पर थी, जो बहुत ही इनके विनाश का कारण भी बनी थी। और ये लोग महाराष्ट्र के एरिया में थे। लोग सातवाहन मेनली कहाँ थे? महाराष्ट्र। शासन देखिए शिफ्ट कैसे हो रहा है। शुरुआत में मगध चालू हुआ बिहार के एरिया से, जो शुंग वंश के आते आते मध्य प्रदेश में शिफ्ट हो गया, और उसके बाद वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है? महाराष्ट्र में। और यहीं से नींव पड़ जाती है दक्षिण भारत की। और दक्षिण भारत में चोल पांड ये सब चीजें बहुत ज्यादा, मतलब दक्षिण भारत का एक अलग ही इतिहास पड़ता है। तो सातवाहन शुरुआत में कहाँ थे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सीमा पर इन्होंने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बना दिया। किसे बनाया? प्रतिष्ठान। अब राजधानी भी देखिए, पाटलिपुत्रा थी एक समय में, मतलब राजगीर से शिफ्ट हो गई पाटलिपुत्रा, फिर कुछ समय के लिए वैशाली गई थी, वो शिशुनाग वंश के समय अजातशत्रु वापस उसको भी लेते आए, कालाशोक ने, अजातशत्रु ने। फिर उसके बाद राजधानी पाटलिपुत्रा से विदिशा ट्रांसफर हुई, किसके समय में? शुंग वंश के समय। अब ये महाराष्ट्र में चली गई है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सीमा पर मेनली महाराष्ट्र वाला एरिया प्रतिष्ठान में क्या हो गया? ये चली गई राजधानी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इनके साथ एक समस्या था, शक शासक थे सब। कौन शासक? शक शासक। अब ये शक जो थे सब ना, ये गोतिया 5 गो थे सब इसके। शक शासक थे सब। शक क्या थे? शासक का नाम है, डायनेस्टी है शक। शक समझ लो। मौर्य क्या था? वंश। डायनेस्टी तो हिंदी मीडियम वाला है तो डायनेस्टी क्या बोलता है? हमको लगा सीबीएसई बोर्ड का है। कर्ण एक तो क्या है? वंश है। उसी तरह शक शासक थे सब। इन लोग का शक शासक जो थे ये कई टाइप के थे सब, कई अलग अलग जगह पे थे। कुछ गुजरात में आके बस गए सब, कुछ मध्य प्रदेश के पास आके भी बस गए सब, ग्वालियर के पास, कुछ मथुरा में रह गए सब, कुछ पाकिस्तानी में अटक गया सब, उसी साइड में रह गया था। शकों की 5 शाखाएं घुस गई थी भारत में। और ये शक जो थे सब, इन सबको मार के भगाया गया था बाहर से, मध्य एशिया से। तब ये सब आश्रय ढूंढ रहे थे सब। ये सबको लग गया कि अगर बहुत ज्यादा समय अगर हम गंवा देंगे आश्रय ढूंढने में ही, कहाँ हमारा शासन रहे, कहाँ कुछ भी रहे, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा। हमको किसी न किसी छोटे मोटे राजा को मार और के उसका जगह को कब्जा करना जरूरी है। तो बताइए, सातवाहन का जो समाज था, सातवाहन, इनका सबसे बड़ा खतरा किससे था? शक। और एक ही ओर से खतरा नहीं था, गुजरात के शक शासक से भी था और मध्य प्रदेश के भी शक शासक से था। तो यहां हम केवल इस बात पर जोर देंगे कि शक शासक से झगड़ा हुआ। हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि कहां का शक शासक था, कहां का नहीं था। हम इसकी चर्चा कब करेंगे? जब शक शासक को पढ़ेंगे। जस्ट इसके बाद क्या आएगा? शक वंश। तो इसी शक संवत, हम लोग का संवत कौन सा? शक संवत हम लोग का। फागुन आ गया, फागुन आ गया कि नहीं आ गया? शक संवत यानी शक कैलेंडर के हिसाब से कौन सा महीना चल रहा है? फागुन चल रहा है ना। लास्ट हो जाएगा तो होली हो जाएगा। हाँ, उसके बाद क्या चालू होगा? चैत। रामनवमी कब होती है? चैते में ना होती है रामनवमी। तो वो हिंदू कैलेंडर जो शक फॉलो करते हैं, वो रामनवमी मतलब वो हैप्पी न्यू ईयर हो जाता है ना, हैप्पी न्यू ईयर हो जाता है। और मुस्लिम के हिसाब से मुहर्रम के बाद, मुस्लिम के हिसाब से मुहर्रम में हैप्पी न्यू ईयर होता है। लेकिन देखिए, मुसलमान लोग हैप्पी न्यू ईयर मुहर्रम भूल गए और हिंदू लोग चैत वाला रामनवमी वाला भूल गए। सारे लोगों ने अपना लिया ग्रेगोरियन कैलेंडर को। किसने अपना लिया? ग्रेगोरियन, ईसाइयों का कैलेंडर, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक ढंग से था। मुसलमान में देखेंगे तो वो चांद पर आश्रित होता है, हर साल 11 दिन पीछे घसकेगा। एक वक्त था जब दिसंबर में रमजान पड़ता था, अब अभी भयानक गर्मी में पड़ गया।
हिंदू धर्म में भी ऐसा होता है, घसकता है, लेकिन हिंदू धर्म को थोड़ा ज्यादा सिस्टमेटिक कर दिया लोग। हर 3 महीने के बाद 3 साल बाद एगो मलमास डाल देता है लोग। तो धीरे धीरे 11 दिन घसकेगा, इसे तनी सा घसक गया, तनी सा घसका, और जहां पूरा घसक गया मलमास लगा के फिर ठेल देता है लोग। याद कीजिए पिछली बार होली कब था? 3 मार्च, 10 मार्च, 10 मार्च आज के दिन था। हाँ, अभी कहाँ चला गया? ढकेल दिया गया कि नहीं ढकेल दिया? तो बड़ा सोच समझ के ना हिंदू धर्म में, ऐसे हिंदू धर्म में ना ज्योतिष का बहुत ज्यादा महत्व है यहाँ पे। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो कर दिया गया। तो हम लोग का कैलेंडर जो है वो कौन सा है? शक संवत। तो क्या अभी हम आपको सातवाहन पढ़ाएंगे तो इसी में बोलने लगे गुजरात का शक शासक, इधर का शक शासक, तो आपका ध्यान सातवाहन छोड़ के किधर चला जाएगा? शक। तो हम यहाँ जब भी बोलेंगे तो केवल क्या बोलेंगे? शक शासक। और फिर जब हम शक पढ़ाएंगे तब मत बोलिएगा कि सर हुआ तो आप बताइए नहीं किया था, अभी बता दिए इसकी कई शाखाएं। तो सातवाहनों को झगड़ा किससे था? शक से। तो इसलिए शक शासक भारी पड़ रहे थे, तो ये अपना एरिया किधर की ओर सेट कर लिया? आंध्र प्रदेश के लिए। इसलिए सातवाहन को आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंध्र सातवाहन के नाम से जानते हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे भाई? सीमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुक थे। इस वंश का एक बहुत योग्य शासक था जिसका नाम था हाल। पढ़ा लिखा क्या था? हाल। लेकिन मारधार नहीं करता था। हाल जो था वो मारधार उतना नहीं करता था। इसके बाद आया था गौतमी पुत्र सातकर्णी बहुत ही ज्यादा प्रतापी शब्द जब भी आएगा तो समझिएगा मार काट करने वाला। कौन शासक? प्रतापी शासक। तो प्रतापी शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसके समय में ये शक शासक बड़ी कूद रहा था सब। तो एगो शक ऊपर से कूद के आया मारने के लिए। नाम था उसका नाहपान। क्या नाम था? नाहपान। तो नाहपान किसको मारने आया? जीपीएस को। गौतमी पुत्र सातकर्णी। नाहपान किसको मारने आया था? जीपीएस को मारने आया था। अब जीपीएस में लगा था, जीपीएस मतलब जीपीएस शॉर्टकट। कौन लिखेगा इतना बता? गौतमी पुत्र सातकर्णी, इतना बड़ा नाम। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को मारने आया था कौन? नाहपान। नाहपान कहाँ का शासक था? शक शासक। पकड़ के गौतमी पुत्र सातकर्णी कूच दिया नाहपान को। नाहपान क्या हो गए? हार गए। नाहपान क्या हो गए? हार गए। और इसकी जानकारी, किसकी जानकारी? इसके हारने की जानकारी महाराष्ट्र में, जैसे ये इधर से एंट्री मारे थे ना, तो यहीं पे हरा के, यहाँ पे क्या किया? हरा के। और जोगल थम्बी नामक एक जगह है महाराष्ट्र में, जोगल थम्बी, वहां खुदाई उदाई हुआ है तो खूब ज्यादा सिक्का मिला है। उस सिक्का में एक और कौन सी किसका फोटो है? गौतमी पुत्र सातकर्णी का, और दूसरी ओर नाहपान। एक और जीपीएस भाला लेके एकदम तैयार खड़ा है, दूसरी ओर जीपीएस को इसे टेका दिया गया घुटना। तो ये बताता है कि जीता कौन था? जीपीएस, गौतमी पुत्र सातकर्णी। समझ आ गया? अब जैसे मान के चलिए, आप नहीं समझे, अब ऐसे समझिए, मान के चलिए मोदी जी को सिक्का लाए और उसके एक और ऐसे मित्रों वाला ऐसे फोटो लगा दिए और दूसरे ओर राहुल गांधी को ऐसे लगा दिए, तो आने वाले 100 साल में क्या पता चलेगा किसने किसको हराया था? देखिए, लोग कहते हैं मोदी जी ने राहुल गांधी को हरा दिया। गलत बात। राहुल गांधी है तो मोदी जी को जीतना आसान हो जाता है। क्योंकि छोड़ो यार राजनीतिक बात, लेकिन ये बात हकीकत है। क्योंकि मोदी जी का रेस ना ऐसा आदमी से हो रहा है जो मतलब रेस में उनको नहीं हरा पाएगा, बहुत जबरदस्त। तो कहने का सेंस ये है कि आप आज के वक्त में किसी चीज को जोड़ के देखते ना तो बड़ा इजीली हो जाता है आपको समझना। तो जीपीएस और नाहपान के सिक्के कहां पर मिले हैं? जोगल थम्बी। कहां पर? जोगल थम्बी में मिले। कहां पर? थम्बी। कहां पर है जोगल थम्बी? महाराष्ट्र। जोगल थम्बी कहां है? महाराष्ट्र में। जोगल थम्बी महाराष्ट्र। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शक शासक क्या हो गया? हार गया। अब ये लोग को लगता था कि हम बहुत बड़ा महान आदमी हैं, हम तो पूरा आंध्र में भागे थे, आंध्र प्रदेश में, वापस महाराष्ट्र मेरा ही हो गया। लेकिन गलती कभी कभी हो जाता है। गलती क्या हो जाता है कि इंसान को शीशे में के मकान में रहने वालों को दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। यही कर दिया ये लोग। यहाँ मानते हैं कि सातवाहन को इन्होंने शक शासक को हरा दिया था, लेकिन इस साइड में ये गुजराती से चल गया लड़ने के लिए। तो शक शासकों की एक शाखा कहाँ थी? गुजरात। शक शासक की एक शाखा कहाँ थी? गुजरात। और गुजरात वाला शक शासक इन वाले शक शासकों से थोड़ा सा ज्यादा योग्य था, श्रेष्ठ था। इन लोग को उधर नहीं जाना चाहिए था। और उसपे से जो यहाँ गया था गुजरात साइड में, सातवाहन वंश का वह शासक जो इस साइड में एंट्री मारने की कोशिश कर रहा था, उसका नाम था वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमामी।
वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, वीपीपी, वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। ये उतना योग्य नहीं था जितना योग्य जीपीएस था, जो उतना योग्य नहीं था जितना जीपीएस था। दूसरी एक और समस्या, इसकी लड़ाई जिससे हो रही थी वह शासक शक शासक जरूर था, लेकिन वो गुजरात का शक शासक था, उसका नाम था रुद्रदामन। क्या नाम था? रुद्रदामन। क्या नाम था? रुद्रदामन। रुद्रदामन, रुद्रदामन। ये भी कौन सा शासक था? शक शासक। अब बताइए, शक शासकों में एक का नाम आता है सबसे प्रमुख, किसका? रुद्रदामन का। कितने लोग बता सकते हैं रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख मिला? हाँ, जूनागढ़ अभिलेख। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है, जिससे मौर्य वंश के पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में कितने राजाओं की चर्चा? 3। अब बताइए, इसमें महत्वपूर्ण, इसमें कौन सा योग्य हो जाएगा? रुद्रदामन। कौन हो जाएगा? रुद्रदामन। हार गया कौन? वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी हार गया। यहाँ पर ये रुद्रदामन जीत गया। इस बार हार गया वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, लेकिन दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, विवाह हो गया। ऐसे ही तो हुआ था जब सेल्यूकस निकेटर आया था हमला करने के लिए, और यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य आ गया था। तो ऐसी घटना हुई थी कि नहीं हुई थी? तो दोनों में क्या हो गया? वैवाहिक संबंध हो गया। अब तो ये जो लड़ने आए थे, अब ये लोग समधी हो गया लोग, अब लड़ाई उड़ाई खत्म हो गया। यहाँ पर इस वंश में बहुत ज्यादा योग्य शासक नहीं हुए। यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी अंतिम महान शासक थे। इसमें लिखा होगा मटेरियल में, देख लीजिए, नहीं लिखा है? यज्ञ श्री सातकर्णी थे इस वंश के अंतिम शासक, यज्ञ श्री सातकर्णी थे। ठीक है, तो इसको यज्ञ श्री सातकर्णी को भी शॉर्टकट में कुछ लिखिए देता आदमी। यज्ञ श्री सातकर्णी, YSS, यज्ञ श्री सातकर्णी, इस वंश के अंतिम शासक यज्ञ श्री सातकर्णी। तो पहले हम लोग इस शासक को देख लिए, फिर ये लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा काम किया था, उसको भी समझ जाते हैं। बताएंगे इधर ध्यान से। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक था भाई। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक किसको मार के बना था? हाँ, सुशर्मा को। किसको मारा था? सुशर्मा को मार के शासक बन गया था। इसने अपना क्षेत्र महाराष्ट्र से कहां ले गया था? आंध्र प्रदेश। इसलिए इसे कौन सा सातवाहन कहते हैं? आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन कहा जाता है। आंध्र सातवाहन। ये गोदावरी नदी, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में सबसे प्रमुख नदी कौन है? गोदावरी, और नीचे में कृष्णा भी है। गोदावरी और कृष्णा नदी। इसमें सबसे योग्य शासक, प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किसे हराया था? नापान कहाँ का शासक? नापान कौन सा शासक? शक शासक। कौन से शक शासक ने सातवाहन को हरा दिया? रुद्रदामन। किस शासक को हराया? वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी। वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी, वशिष्ठी पुत्र। लेकिन दोनों में क्या हो गया? वैवाहिक। अंतिम शासक बोलेंगे यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी। उसके बाद ये वंश क्या हो गया? बिखर गया। और ये जो ट्रिक देख रहे हैं, हसीन मशूकसा, अभी के लिए यहाँ को हम लोग निपटा दिए हैं। अब थोड़ा और आगे इसको समझते हैं, फिर समझेंगे। सातवाहन वंश में ये लोग का जो एरिया था वो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच का एरिया था, जिस वजह से यह एरिया अत्यधिक उपजाऊ था। उपजाऊ होने की वजह से उस समय कृषि की कोई कमी नहीं हुई, और इन लोगों ने भारत में बहुत सारी नई नई पद्धति को शुरू किया सातवाहनों ने। लेकिन सातवाहन के जब पतन हुआ तो उत्तर भारत में, आप देखिए ये लोग सीधे सीधे कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? दक्षिण भारत में। जो एक उत्तर भारत में किसी योग्य शासक को पनपने का एक न्योता दे रहे हैं कि यहाँ कोई ना कोई योग्य शासक या राजवंश क्या हो जाएगी? पनप जाएगी, इस एरिया में पनप जाएगा। तो उत्तर भारत में गुप्त वंश आ गया। तो सातवाहन ने जिन जिन चीजों की शुरुआत की थी एक अच्छे उद्देश्य के लिए, उसे बड़े पैमाने पर किसने चालू कर दिया? गुप्त वंश ने चालू कर दिया। इसी में एक चीज था, ब्राह्मणों को भूमि दान देना। ब्राह्मणों को क्या करना? भूमि को दान देना। तो ब्राह्मणों को भूमि दान देना चालू किसने किया? ब्राह्मणों को भूमि दान, भूदान, भूदान किसने चालू किया? सातवाहन ने। लेकिन आप बताइए इसको सर्वोच्च ऊंचाई पर किसने ले गया? कहेगा कि ब्राह्मणों को भूमि दान देना प्रारंभ किसने किया? सातवाहन।
लेकिन सर्वाधिक भूमि किसने दान दिया? किस जाति के लोगों को दिया? ब्राह्मणों को। किसे? ब्राह्मणों। दूसरा इन्होंने चालू किया सामंती व्यवस्था। सामंती व्यवस्था ये प्राचीन इतिहास में बहुत ज्यादा है। सामंती व्यवस्था चालू किसने किया? सातवाहन ने। लेकिन सामंती व्यवस्था में सबसे ज्यादा आगे कौन निकल गया? गुप्त काल। ये समझिए सामंती व्यवस्था क्या होती है। सामंत व्यवस्था उसे कहा जाता है जब राजा जो है अपन भूदान है भैया, भूटान नहीं है, भूटान लिख दिए क्या? अरे द है यार, ये नहीं दिख रहा है। भूदान व्यवस्था, उसको भूटान दिख रहा था, अब दिख रहा है। हम लेके ऐसे घूमते रहना। तो या तो लोग एकदम बिगड़े हुए चीज पे ध्यान देते हैं या तो एकदम अच्छे पे। हमारी राइटिंग अच्छी हो ही नहीं सकती, इसलिए ध्यान देने के लिए बिगाड़ दीजिए इसको। चले ध्यान दीजिए। सामंती व्यवस्था में राजा अपने सैनिकों को वेतन नहीं देता था, बल्कि इसके बदले वो जमीन दे देता था। जमीन बहुत ज्यादा दे देता था। आप लोग भी अपने बाबा दादा से कहानी सुने होंगे कि लोग सतुआ खिला खिला जमीन लिखवा लिए। सुने? पहले जमीन की कोई अहमियत नहीं थी, बहुत ज्यादा जमीन की कोई अहमियत नहीं थी। यहाँ पे पटना में बहुत लोग जो पुराने हैं यहाँ के, जो वो लोग बताते थे यहाँ नाव लगती थी, बाढ़ आता था तो समय था जब गंडक नदी पे बांध नहीं बना था ना, तो यहाँ बहुत भयानक बाढ़ आता था। तो जहाँ हम लोग की कोचिंग है यहाँ नाव लगती थी, तो कौन सा जमीन की वैल्यू होगी भैया? जहाँ घाट पे नाव लगेगी वहां वैल्यू होगी। तो इन लोग के समय जो जमीन की ज्यादा वैल्यू नहीं थी, तो ये अपनी सैनिकों को वेतन देते थे। अब एक राजा के पास लाख हजारों की संख्या में अधिकारी होते हैं और सबको वेतन के बदले क्या देना है? जमीन। अब यहाँ आप समझिए कि हम राजा और आप लोग हमारे सामंत, मतलब आपको हम सैलरी देंगे। क्या है? आप लोग हमारे सामंत। तो सारे लोग एक जैसे थोड़ी होते हैं। आप में कोई बड़े पद पर होगा, कोई छोटे पद पे, कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई कुछ होगा। तो जो प्रधानमंत्री होगा उसका वेतन ज्यादा, सेनापति होगा उसका भी वेतन ज्यादा, सिपाही, ब्रिगेडियर, कर्नल, ये सब उस समय ब्रिगेडियर कर्नल अंग्रेज सब दिए सब। यहाँ पे भी धावक वगैरह से जो पद होते थे उनको भी वेतन देना है। अब मान के चलिए मेरे पास, हम पूरे बिहार के राजा है, सपोज कीजिए, सपोज। अरे सुनो यार, अब पूरे जमीन मेरा है और आप लोग हमारे क्या है? सामंत। अब मार्च भर आप लोग हमारे लिए काम किए, अब सैलरी देने की काम है। तो भाई 2 कट्ठा आप ले लीजिए। जो छोट मोट सैनिक है सब, जो बकलोल टाइप का लड़का है सब, कोनो काम का नहीं, उसको 1 कट्ठा जमीन बांध दिए कि हर महीने आप लोग को क्या मिलेगा? 1 कट्ठा। जो बड़ा है उसको 1 बीघा, कोई और बड़ा है तो 1 एकड़ मिलेगा, और 10 एकड़ किसी को मिल जाएगा। सेनापति आपको हर महीने 20 एकड़ जमीन मिल जाएगी। अब बिहार में से 20-20 एकड़ जमीन निकाल दिए तो कौन ना बड़ा काम कर दिए? ज्यादा नहीं किए। लेकिन आप देखिए हर महीने हमारी जमीन तो क्या हो रही है? घट रही है। हमारी जमीन घट रही है हर महीने। और आने वाले वक्त में एक ऐसा समय आएगा जो मेरा सबसे बड़ा सामंत होगा, जो मेरा सबसे बड़ा सामंत होगा, उसकी जमीन सबसे तेजी से बढ़ रही होगी। जो सिपाही है उसका जमीन हर महीने मान के चलिए 1-1 कट्ठा बढ़ रहा है। जो सामंत है उसको हमने कह दिया कि हर महीने तुमको हम 10 एकड़ जमीन देंगे, तो उसकी जमीन हर महीने कितनी बढ़ रही है? 10 एकड़ बढ़ रही है। 120 एकड़ साले भर में बढ़ जाएगी। अब अलग अलग जमीन क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। आने वाले वक्त में यही होता था। अब क्या हुआ कि इन लोगों ने सामंती व्यवस्था चालू तो कर दिया, लेकिन ये अपने सामंती व्यवस्था में फंस गए कि इन्हीं का सामंत आगे जाकर इतना ना जमीन ले लेता था कि राजा से ज्यादा जमीन हो जाता था। आपको ये बात थोड़ा उटपटांग लगेगी, राजा से कैसे ज्यादा हो जाएगा? भाई उसकी जमीन बढ़ रही है और राजा की जमीन अंधाधुन घट रही है हर दिशा में। सिपाही, कर्नल, ब्रिगेडियर, हेंते सब दिशा में घट रही है। और जमीन घटने से डबल घाटा, एक राजा की जमीन कम हुआ और उस जमीन से आने वाला टैक्स कम हो गया यहाँ पे। तो राजा कमजोर हो गया, जमीन भी कम हो गया। तो जो सामंतों में से जो बड़ा सामंत होता था वो बाकी छोटकन छोटकन का ग्रुप बनाता था, कहता था कि अब बताइए क्या किया, निपटा दिया जाए। तो पहले फाइल कौन निपटाता था? सेनापति। और अब इसके बाद इन लोगों ने क्या चालू किया? सामंती व्यवस्था। तो बताइए कौन फाइल निपटाएगा? सामंत। तो अब जितना कहानी सुनेंगे, पहले इसमें जितना आप देखे थे हसीन मसूक सा में, इनका शिशुनाग सेनापति था, हरियांक वंश के अंतिम शासक, नागदशक को मार दिया। महापद्म नंद ने नंदी वर्मन को मार दिया। ऐसे करते करते सब मारा। इसमें तो चंद्रगुप्त मौर्य कूद गया था बीच में से, सेनापति नहीं था। लेकिन अब क्या सुनेंगे? सामंत। क्या सुनेंगे? सामंत। सामंती व्यवस्था किसने चालू किया? हाँ, सातवाहन चालू किया था। सामंती व्यवस्था अच्छा था या नहीं था? हाँ,
अच्छा भी था नहीं भी था, इसमें एक तो लॉकिंग पीरियड लगाना चाहिए कि इतना से ज्यादा जमीन आपकी नहीं हो सकती है, यही एक एरिया रहेगा। इतना ज्यादा जाएंगे तो टैक्स लगने लगेगा। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, यही सिस्टम लगाती है, कम कमाएंगे कम टैक्स लेगी। आप में से कितने, आप में से ना 90% लड़के के घर के लोग टैक्स नहीं भरते हो? कितने लोग के पापा इनकम टैक्स भरते हैं? बहुत कम, देखिए 10% नहीं भरते होंगे। जीएसटी, अरे डायरेक्ट आप जीएसटी नहीं, जीएसटी नंबर कितने लोग के पास है? बस इतने लोग के पास। जिसके पास जीएसटी नंबर है वो जेन्युइन समझिए गवर्नमेंट के पास भर रहा है, और जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, जैसे आप हमारे पास एडमिशन देते हैं, आपके रसीद के ऊपर जो जीएसटी हम जमा करते हैं तो मेरे नाम से जा रहा है ना, भले आप दे रहे हैं। तो टैक्स वगैरह को भी रखना चाहिए। गवर्नमेंट क्या करती है, लाइव वाला कर रहे हैं हम लोग के यहाँ ज्यादा टैक्स दिए, हाँ भाई लाइव वाला में, अरे ज्यादा क्या दोगे, ज्यादा कमाएंगे तो टैक्स क्या लगेगा ज्यादा, कम कमाएंगे तो कम। लेकिन यहाँ सामंती में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद देखेंगे इन्होंने सिक्का जो चालू किया, ये अब द दिख रहा है ना जी, मिटा दें। सिक्का जो चालू किया, किसका चालू किया? शीशे का कॉइन चालू किया। कितने लोग बता सकते हैं सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक। शीशे का न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। इनका जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक। भारत में 3 ही जगह आपको मातृसत्तात्मक देखने को मिलेगा, यहीं पे निपटा लीजिए। सबसे पहले आपको मिलेगा सिंधु सभ्यता, लेकिन क्या इसका साक्ष्य है? नहीं, क्योंकि इसकी लिपि को कोई पढ़ा नहीं है, इसके लिपि को कोई भी पढ़ नहीं सका, इसलिए इसका साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य किसका मिला? सातवाहन। और अभी देखेंगे खासी और नायर, ये 2 जनजाति है, एक ही पास रहती है, खासी और नायर जन। सातवाहन क्या अभी है? इसका तो कोई साक्ष्य नहीं मिला, इसका साक्ष्य मिला, लेकिन वर्तमान में सातवाहन वंश खत्म हो चुका है। और ये वाला खासी और नायर जनजाति आसाम में पाई जाती है, आज भी कैसी है? मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक का मतलब क्या हुआ? घर की मुखिया महिला या पुरुष? पुरुष ही होता है। महिला होगा तो फिर सिमुक कहां से बन गया भैया शासक, संस्थापक सिमुक। हाल गौतमीपुत्र सातकर्णी वशिष्ठी, किसी की कन्या का नाम सुने? इसमें कन्या नहीं समझता। मलकाइन इंसो की, किसी की मलकाइन का नाम नहीं सुने। देखिए मातृसत्तात्मक का अर्थ होता है कि एड्रेस, पता बताने के लिए किसका सहारा ले रहे हैं। जैसे भारत का समाज अभी पुरुष समाज है, किसी को बताना है तो किसका नाम बताता है? पिता का। माता का नाम नहीं बताते। लेकिन सिंधु सभ्यता में ज्यादा वैल्यू किसकी थी? माता की थी। सातवाहन में माता की। अभी भी आसाम की खासी और नायर जनजाति मेघालय में है, मेघालय और आसाम में है खासी नायर जनजाति। अभी भी एक ऐसी समाज है, मातृसत्तात्मक समाज है। किसी को कोई दिक्कत है? शीशे का सिक्का, ब्राह्मणों को भूदान, उपजाऊ भूमि सबसे ज्यादा किसकी थी? सातवाहनों की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। सामंती व्यवस्था, ब्राह्मणों को भूमि दान, सातवाहन ने चालू किया था। मातृसत्तात्मक सातवाहन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है सातवाहन में? चलिए देखिए सातवाहन की भूमि। सातवाहन साम्राज्य में भूमि किस नदी के तट पर थी? गोदावरी और कृष्णा के बीच। चांदी के सिक्के को इस समय कारसड़ पर कहा जाता था। मुख्य सिक्का किस चीज का था इनका? शीशे का। माता का नाम लिखा जाता था, जो ये क्या बताता था कि भैया ये क्या है? मातृसत्तात्मक। वेतन के बदले भूमि की व्यवस्था को क्या कहा गया? क्या कहा गया? सामंती। कौन सी व्यवस्था? सामंती। सामंती व्यवस्था कहा गया। भूदान सर्वाधिक ब्राह्मणों को किसने दिया? गुप्त शासकों ने क्या दिया था? भूमि को दान सबसे ज्यादा दिया था। यहाँ देखिए, ये हो गया आपका कौन सा चीज? हसीन मसूक्सा। इसके बीच में हम कहीं भी आपको डिस्टर्ब किए हैं? नहीं किए, कहीं तक डिस्टर्ब नहीं किए, लाइन से पढ़े। बट एक्चुअल में डिस्टरबेंस था, इसके बीच में एक्चुअल में डिस्टरबेंस था। 2 जगह डिस्टरबेंस था। एक जगह नंद वंश जब पतन हो रहा था और मौर्य वंश जब उड़ रहा था, अपने चरम पर था। यहां लिखते हैं असीन मसूक मसूक सा। बड़ा सा रहता है कि छोटा सा जी? कोनो डाल देते हैं, 100 है होता है, कोनो 100 है वो।
जब नंद वंश क्या हो रहा था, पतन हो रहा था, और मौर्य वंश का उत्थान हो रहा था। तो इस बीच एक यवन आक्रमण हुआ, कौन, सिकंदर। यहाँ पे क्या हुआ, सिकंदर। देखिए सिकंदर तो नंद वंश के समय था, और यहाँ पर सेल्यूकस। बट ये लोग बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं किए। क्यों? आए, लड़ाई उड़ाई किया, चल दिया। सिकंदर तो बेचारा आ भी नहीं पाया बढ़िया से, तो इसको यहाँ काटिए देते हैं। ये आया तो बेटी दे के चल गया। ऐसा राजा आए तो बढ़िया है। हम तो कहते ये टॉपिक खास करके हमको पढ़ाना चाहिए इमरान खान को। क्या पता वो बेचारा लड़ाई करता है। आगे आप समझदार हैं। आप लोग तैयार है कि नहीं? आगे देखिए, यहाँ पे मौर्य वंश का जब पतन हो गया, देखिए इसके बाद कौन आ गया, मौर्य वंश। इसके बाद जो ये वंश आए हैं सब, शिशुनाग वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। इसी बीच में भारत पर आक्रमण भी हुए, इस बीच में भारत में आक्रमण भी हुए। लेकिन हुआ क्या कि शिशुनाग जो शुंग वंश था, इसने राजधानी अपनी किधर लेके चला गया, विदिशा को लेके चला गया। कहां लेके चला गया, विदिशा। मगध से उठा के कहां ले गया, विदिशा। जबकि राजधानी के दूर होने की वजह से ये एरिया अशांत हो गया था। जबकि आप हरियंक वंश के समय से भी देखेंगे, या उधर से भी, जब यहाँ नंदों की फौज थी, धनानंद की, तो सिकंदर इधर से इधर एंट्री मार रहा था। तो ये एरिया थोड़ा सा खाली मिल गया। इसलिए मौर्य वंश के पतन के बाद एक तो यहाँ का पैसा, फौज दोनों ही लड़खड़ा गया। और जो शुंग वंश आया था, वो शुंग वंश किधर की ओर ज्यादा लग गया, मध्य प्रदेश के। और इस एरिया में कई आक्रमण हुए। इंडो ग्रीक आ गए सब। इस एरिया में कौन आ गया सर, इंडो ग्रीक। ग्रीक तो थे सब, बट इंडो इसलिए कहा गया, ससुरा बस गया सब यहाँ के। शक शासक आ गए सब। इसी एरिया से कौन एंट्री मार दिया सर, शक शासक। तभी न शक एंट्री मारा होगा, तब यहाँ पे सातवाहन से झगड़ा हुआ है, नापान और ये रुद्रदामन का। इसी बीच कौन एंट्री मारे हैं सर, शक शासक। इसी में पल्लव नहीं, कौन शासन किया सर, पहलव ने आक्रमण कर दिया। और इसी बीच कुषाण ने कर दिया। किसने कर दिया, कुषाण। किसने किया, कुषाण। शॉर्टकट में आईएसपी के, शॉर्टकट में क्या हो गया, आईएसपी के। तो ऐसा नहीं है कि ये सीक्वेंस जो है, ये मतलब क्या बोलता है सर, हिस्ट्री का नोट्स काला हो गया है। जो आदमी काला है उसको काला दिख रहा होगा, सुधार देंगे जी। अभी जितना पढ़ा रहे हैं उसको देखो ना, उतना सही होगा। हिस्ट्री का नोट्स काला है, उसको डाउनलोड करोगे तो गोरा ही निकलेगा। दिखने में बस काला है, लेकिन दिल वाला है। जितने लोग के एप्लीकेशन पे पीडीएफ काला दिख रहा है, उसका एक पेज आप प्रिंट करा के देखिएगा, गोरा निकलेगा एकदम। अब गड़बड़ हो गया फाइल थोड़ा सा। तो मौर्य वंश की स्थापना के बाद कितने वंश देखेंगे, 4। कौन कौन, आईएसपी के। इसमें 2 ही फेमस रह जाएंगे सब। एक शक शासक में भी रुद्रदामन उतना फेमस नहीं हो जाएगा। इंडो ग्रीक किसी काम के नहीं रह जाएंगे। पहलव हम पढ़े नहीं करेंगे, खाली छोड़ देंगे बोल के। पहलव हम बोल देंगे बस यहाँ पर, लेकिन पहलव वंश जरूरी रहेगा बस इसलिए कि पहलव वंश के समय ही ईसाई धर्म का प्रचार भारत में स्टार्ट हो गया था। और इसमें सबसे फेमस आएगा कुषाण। कौन था, कुषाण। और कुषाण शासक जो थे, ये भारत के थे कि विदेश के, नमो ससुरन का जब था, कुडुल कडफिसस, विम कडफिसस। तो यहाँ के राजा देखा कि हम लोग को तो कोई स्वीकार ही नहीं करता है, कुडुल कडफिसस। हम मान के चले कोई मास्टर साहब आ जाए, गुड मॉर्निंग मैं कुडुल कडफिसस, कैसा लगेगा, कहां से है, तो विम कडफिसस। तो इसके तीसरा का राजा सोचा कि ऐसा नहीं, भारतीय नाम रखते हैं, तो उसने अपना नाम रख दिया कनिष्क। क्या नाम रख दिया, कनिष्क। अब लगने लगा भारत का है। लेकिन वो भी कहाँ का था, विदेशे का था। द्वितीय अशोक किसे कहते हैं, कनिष्क। इसीलिए ना इसने चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में किया था। याद है कि नहीं, कुछ समझ में आ रहा है। तो हिस्ट्री एक दूसरे में सीक्वेंस में है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सीक्वेंस में है। सोचिए ना, एक के ट्रिक के पास हम लोग पिछले 15 दिन से घूम रहे हैं, लोग घूम रहे हैं कि नहीं। अब इसमें आप इसी के बीच सिकंदर देख लिए, यहाँ ये भी देख लिए, और यहाँ आईएसपी के। तो ये जो मगध के स्थापना से पूर्व
मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व विदेशी आक्रमण में 3 गो याद रखेंगे। मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व विदेशी आक्रमण में 3 गो। एक तो हमने बता दिया सिकंदर, एक बता दिए सेल्यूकस निकेटर, एक आप बताइए। ईरान का हखमनी वंश का शासक डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम, जिसे क्या कहा गया? दाएं बाहु। क्या कहा गया? दाएं बाहु। क्या कहा गया? दाएं बाहु। किसी को दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। तो मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व कितने आक्रमण? अब मौर्य वंश की स्थापना के बाद, अच्छा, इसे कहेगा मौर्योत्तर काल। मौर्य काल खत्म हो गया, मौर्योत्तर काल पर भारत पर कितने आक्रमण? क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा आक्रमण मौर्योत्तर काल का नहीं था? इंडो ग्रीक, कुषाण, पहलव, हखमनी। ये कब था? मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व। तो आपको मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व पूछे चाहे मौर्य वंश की स्थापना के बाद पूछे, आप आक्रमण बता सकते हैं। आईएसपीके में आपको मेन पढ़ना कौन सा है? कुषाण और किसको? शक। कुषाण और शक, बाकी के शक थोड़ा सा है। ज्यादा किसके बारे में पढ़ना है? कुषाण। और कुषाण में भी ज्यादा नहीं पढ़ना है। कुडुल कडफिसस और वीम कडफिसस, मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोग पहली बार नाम सुन रहे होंगे। मेन पढ़ना किसको है? कनिष्क को। कनिष्क जो है वो कई वजह से पढ़ना। एक योग्य शासक था, बौद्ध धर्म का उसके समय विभाजन हो गया, द्वितीय अशोक कहा जाता था, इस वजह से हो गया। तो अब हिस्ट्री में थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमांड वगैरह। बाकी आज के लिए इतना ही, आगे बाकी के चीजों को कल करेंगे।